तो आज फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत में जल संकट में योगदान देने वाले कारकों का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हमें मूल्यांकन करना है कि किस किस कारण से जो है जल संकट भारत में जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इन चुनौतियों के प्रबंधन में वर्तमान सरकार की जो पहल है उसकी प्रभावशीलता यानी उसकी इफ़ेक्टिवनेस पर हमें चर्चा करनी है। और साथ ही में सतत जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का भी सुझाव देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 3 डिमांड है क्वेश्चन की। अब हम इसको देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है, इसको एड्रेस करते हैं। तो मॉडल आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे आंसर को। कैसे कि देखो, भारत में जो जल संकट है वो एक मल्टी फैसेटेड, क्वेश्चन में ही ये गिवन था, ठीक है, तो उसको उठा लेंगे कि मल्टी फैसेटेड और एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, यानी संरचनात्मक समस्या है जो आर्थिक विकास, कृषि, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन से गहराई से जुड़ी हुई है। और साथ ही में हम कुछ उसमें इंडेक्स या फिर डेटा देके उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, इसके अनुसार देश के जो है कई राज्य जो है गंभीर जल तनाव का सामना कर रहे हैं, और एग्जैक्ट डाटा देने का प्रयास करें, उससे आपका क्वेश्चन ज़्यादा वजनदार लगेगा। फिर हम मेन बॉडी में देखते हैं। मेन बॉडी में सबसे पहले कारक पूछा गया था, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है जल संकट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन ग्रोथ को बोलेंगे कि जनसंख्या वृद्धि जो है, और अपर्याप्त उपलब्धता यानी कि इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कि भारत में जो है प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता बेहद कम है। ठीक है, देश को जल संकटग्रस्त माना जाता है जहां प्रति वर्ष 1700 घन मीटर से भी कम जल उपलब्ध है। तो मतलब एक डाटा हमने इसमें दे दिया। फिर हम बोलेंगे कि वाटर क्वालिटी बहुत पुअर है, यानी कि इनएडिक्वेट वाटर क्वालिटी है। जैसे कि जल शोधन सुविधाओं में अपर्याप्त निवेश और औद्योगिक अपशिष्ट मानकों के ढीले प्रवर्तन के कारण, यानी कि जो पुअर वाटर क्वालिटी है, तो इसमें क्या है ना, इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होता है। जो वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर ठीक से इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, और जो एनफोर्समेंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टैंडर्ड्स का वो भी पूरी तरीके से नहीं होता, यानी कि ढीले प्रवर्तन के कारण जो है पानी की ख़राब गुणवत्ता जो है एक देखी जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है हेल्थ रिस्क के बढ़ने का। उसके बाद हम कुछ इनिशिएटिव यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जैसे गंगा एक्शन प्लान है, ठीक है, उसके बाद भी जैसे इनिशिएटिव है, फिर भी जो नदियाँ हैं वो अभी भी प्रदूषित बनी हुई हैं, जिससे जो है पानी पीने, नहाने और पानी की गुणवत्ता जो है वो प्रभावित हो रही है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे वाटर क्वालिटी की बात करनी है। फिर हम भूजल का अत्यधिक दोहन, यानी कि जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम करते हैं ना ग्राउंड वाटर का, वो हम यहाँ पे ग्राउंड वाटर से समझ जाओ कि एग्रीकल्चर का यहाँ पे रोल हमें दिखाना है। यानी कि जो हम बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ना आप पंजाब हरियाणा का एग्जांपल दे सकते हो कि ये वो स्टेट्स है जहाँ पे एकदम क्रिटिकल क्षेत्र में आते हैं ये लोग, जो मतलब ग्राउंड वाटर को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। तो इसकी बात करेंगे। फिर हम ये बोलेंगे कि जो फ्रेगमेंटेड लैंड ओनरशिप है, यानी कि जो भूमि स्वामित्व का खंडित हो रखी है, और जो भूजल संसाधनों की खुली उपलब्धता है, यानी कि जो ओपन एक्सेस है ना ग्राउंड वाटर का, रिसोर्स का, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अनसस्टेनेबल रेट्स होते हैं वाटर एक्सट्रैक्शन के। तो यहाँ ना कुछ चीज़ें आप दिखा सकते हो कि जैसे एक ग्राउंड वाटर मीटरिंग का कंसेप्ट है कि जो किसान होते हैं वो भी ग्राउंड वाटर पे उनके चार्ज लगे, है ना, एक्सट्रैक्शन के, तो वो वहाँ पे भी रैशनैलिटी आ सकती है। फिर है करंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या क्या है। पहले हम इनिशिएटिव बताएंगे, फिर उनकी प्रभावशीलता की बात करेंगे। तो जल जीवन मिशन की बात करेंगे, ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे कि इससे बड़ी है। फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है ये 2019 में बनी थी, इसको मेंशन करेंगे। फिर हम ये बताएंगे कि जल संसाधन, पेयजल व स्वच्छता को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरह देखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों चीज़ों को अलग अलग देखा जाए, बट एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चलना पड़ेगा। फिर है नीति निर्माण, समन्वय और कार्यान्वयन में सुधार, यानी कि हमें उसके फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन को सुधारना पड़ेगा। फिर है नेशनल वाटर मिशन, तो जल उपयोग दक्षता में 20% वृद्धि का लक्ष्य। तो हमने जो है टारगेट जो है 20% इंक्रीज़
का रखा है वाटर यूज़ एफिशिएंसी में, और साथ ही में जल बजटिंग यानी कि वाटर बजटिंग और वाटर अकाउंटिंग, इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। फिर और हम जैसे जल शक्ति अभियान की बात करेंगे, इसमें हम जो है ट्रेडिशनल जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, पारंपरिक जल स्रोत होते हैं, उनको पुनर्जीवित उनको कर रहे हैं, वाटर शेड विकास कर रहे हैं, वृक्षारोपण पर फोकस कर रहे हैं, कैच द रेन थीम के तहत जन भागीदारी, ठीक है, कैच द रेन वेयर इट ड्रॉप्स व्हेन इट ड्रॉप्स, है ना, उसको मेंशन करेंगे। फिर हम नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, राष्ट्रीय एक्वीफायर मैपिंग एवं प्रबंधन कार्यक्रम। इसमें क्या है, भूजल स्तर व गुणवत्ता का वैज्ञानिक मानचित्रण, यानी कि इसमें मैपिंग होगी प्रॉपर, जो ग्राउंड वाटर लेवल्स होंगे उसकी क्वालिटी का मैपिंग किया जाएगा। ठीक है, और जो एरिया स्पेसिफिक ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लान्स हैं उनको उन पे ध्यान दिया जाएगा। साथ ही में अमृत एवं अमृत 2.0 योजना की भी हम बात करेंगे कि जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है और जो सीवेज मैनेजमेंट है अर्बन एरियाज़ में उसका, और कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ एंड अर्बन वाटर सिक्योरिटी की बात करेंगे। फिर है सतत जल संसाधन प्रबंधन हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण। ठीक है, तो हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी होगी। ठीक है, तो इसमें हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखेंगे सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, वो क्या अप्रोच रखेंगे, तो अब हमें सुझाव देना है। ठीक है, तो सुझाव में हम क्या करेंगे कि समेकित जल संसाधन प्रबंधन यानी कि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करनी है हमें। फिर हमें बताना है कि रिवर बेसिन बेस्ड प्लानिंग जो है उसमें कैसे बाकी स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन हम करेंगे। फिर हम इंटीग्रेटेड डेटा प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, ठीक है, वाटर अकाउंटिंग एंड वाटर बजटिंग में। फिर स्ट्रेंथनिंग इन्फोर्समेंट ऑफ वाटर लॉज, है ना, इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें मेंशन करना होगा कृषि एवं ग्रामीण दृष्टिकोण, यानी कि फसल विविधीकरण, जिसमें धान गन्ने से कम जल वाली फसलें जो है उस धान, मतलब देखो धान गन्ना वगैरह जो शुगर केन होता है, पैडी होता है, यहाँ ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें लगता है, तो हमें इससे ना थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा ऐसी क्रॉप्स पे जहाँ पे वाटर कम लगता हो। साथ ही में हम थोड़ा सा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करना होगा, है ना, वाटर स्मार्ट एग्रीकल्चर करना होगा, जिसमें हम वेदर बेस्ड एडवाइजरीज़ की मदद लें, यानी कि मौसम आधारित सलाह की मदद लें। फिर है पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनर्जीवन, यानी जैसे तालाब हो जाते हैं, है ना, इन लोगों का तालाब वगैरह का इनका, और ऐसी नदियाँ जो सूख गई हैं, है ना, तो इस तरीके से एक इसमें बिहार का बहुत अच्छा है गंगा जलापूर्ति योजना, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। फिर है शहरी जल प्रबंधन दृष्टिकोण, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करना, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी करना। ठीक है, या फिर जो भी किसान हैं, है ना, या जो भी ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रहे हैं, उनको कुछ इंसेंटिव दो। ठीक है, फिर वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ करना है। ठीक है, फिर स्मार्ट वाटर मीटरिंग व लीकेज नियंत्रण करो, शहरी जल निकायों का संरक्षण करो, ठीक है, जो अर्बन एरियाज़ में है। फिर है पर्यावरणीय व पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, तो देखो आर्द्र भूमि बाढ़ मैदानों की सुरक्षा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे, जितने भी कैचमेंट एरिया है ना, वहाँ पे एफॉरेस्टेशन करना और उस एरिया को प्रोटेक्ट करना, साथ ही में इन्वायरमेंट फ्लोज को इंश्योर करना, ई फ्लोज को इंश्योर करना, और जल प्रदूषण को नियंत्रित रखना, यानी कंट्रोल करना। ठीक है, फिर आ जाएगा सामुदायिक व सामाजिक दृष्टिकोण, तो देखो पानी पंचायत, वही जो जल जीवन मिशन के अंदर पानी पंचायत का कॉन्सेप्ट है जो कि पीपल पार्टिसिपेशन पे बेस्ड है, उसको मेंशन कर सकते हो। फिर जल उपयोगकर्ता संघ, यानी कि वाटर यूज़र एसोसिएशन, स्थानीय भागीदारी व विकेंद्रीकृत निर्णय, यानी कि डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। व्यवहार परिवर्तन अभियान होना चाहिए, यानी कि बिहेवियरल चेंज जो है लोगों के अंदर आना चाहिए। हम मिशन लाइफ की भी बात कर सकते हो कि मिशन लाइफ जो सरकार ने लॉन्च की थी, तो यहाँ पर मिशन लाइफ के अंदर बिहेवियरल चेंज और बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ही जोर है कि इंसान अपनी डेली और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप्स लेके जो है वो जल को एनर्जी को, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करे, जल को बचाए, एयर पोल्यूशन को रोके, एक अच्छी लाइफस्टाइल रखे, इको फ्रेंडली। फिर है लैंगिक संवेदनशील जल प्रबंधन, यानी महिलाओं की भूमिका, तो यहाँ पे जेंडर सेंसिटिवनेस की भी हमें बात करनी है। फिर हम इसको कंक्लूड कर देंगे कि देखो ऐसे कंक्लूड करना है कि भारत का जो जल संकट है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, हम जानते हैं कि बहुत बड़ी जटिल चुनौती है। ठीक है, और ये रिक्वायर करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, है ना, जिसमें हम
किस किस चीज़ों की बात करें, हम शासन यानी गवर्नेंस की बात करें, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की बात करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलें। फिर है जल प्रबंधन की आपूर्ति और मांग दोनों पहलुओं को संबोधित करके, यानी कि सप्लाई और डिमांड एस्पेक्ट जो है वाटर मैनेजमेंट के, दोनों पे फोकस करना है, ठीक है। और इंडिया जो है इस तरीके से जल संकट को हल करने की दिशा में कार्य कर सकता है, यानी कि इंडिया कैन वर्क टुवर्ड्स रिजॉल्विंग इट्स वाटर क्राइसिस, और दिस विल नॉट ओनली इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आप SDG मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप SDG 6 को मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे आर्टिकल 21 को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जल ही जीवन है, इस तरीके के स्लोगन को भी मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन जो है ये हो गया। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फेसिंग इंडियाज़ एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड व्हाट पॉलिसीज़ आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। तो भारत के जो कृषि क्षेत्र के सामने मुख्य कौन सी चुनौतियाँ हैं, सबसे पहले हमें चैलेंजेस बताने हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए कौन सी नीतियाँ लागू की जा रही हैं और साथ में पॉलिसीज़ बतानी है। तो दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि एग्रेरियन कंट्री है विद मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। आधी से अधिक आबादी जो है इसकी कृषि गतिविधियों में आसक्त होकर देश की GDP में योगदान दे रही है, ठीक है। हालांकि जो भारतीय कृषि क्षेत्र है कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस तरीके से हम मेंशन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और इसमें बताएंगे कि यह क्षेत्र जो है कम उत्पादकता यानी लो प्रोडक्टिविटी, मृदा की घटती उर्वरता यानी कि लो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और जल की कमी है ना यानी वाटर स्कैरसिटी, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज, खंडित भूमि यानी फ्रेगमेंटेड जो लैंड होता है, और जो टेक्नोलॉजी है, और साथ में मार्केट एक्सेस कम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मुद्दे हैं ये हमने ब्रीफ में इसको बता देंगे। फिर हम मेन बॉडी पे चलेंगे कि हम बताएंगे कि भारत में जो कृषि क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कृषि क्षेत्र में जो है हम पहले बताएंगे कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से लो प्रोडक्टिविटी हो गई है ना, आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं, यानी कि बहुत पुरानी फार्मिंग की टेक्निक्स होती हैं, तकनीकें, और साथ ही में जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रॉपर नहीं होती हैं, है ना, और इनसफिशिएंट यूज़ होता है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ ठीक से नहीं होता है, और साथ ही में जो लो यील्ड्स होती हैं, यानी कि जो उपज कम हो जाती है हमारी, है ना, लैंड की, और साथ ही में जो प्रॉफिट होता है वो फार्मर्स को कम मिलता है। तो ये सब पॉइंट हो गए। फिर है एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वल्नरेबल, ठीक है, यानी कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है ये इसमें बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि अनियमित मौसम पैटर्न जो है ना, और लंबे समय तक सूखा देखने को मिलता है, बाढ़ जैसी समस्याएं मिलती हैं देखने के लिए, जो कि फसलों के उत्पादन और उपलब्धता को प्रभावित करती हैं और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में वृद्धि का कारण भी बनती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बुनियादी ढांचों की कमी देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे कि ख़राब सड़कें हो गई, ठीक है, स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती है प्रॉपर, यानी अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं होती हैं, ऋण तक सीमित पहुंच शामिल होती है, ठीक है, और इसकी वजह से किसानों के लिए अपनी उपज को बाज़ारों तक पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि मार्केट एक्सेस बहुत टफ हो जाता है, और इसकी वजह से इस क्षेत्र में जो है इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है। तो देखो साथ ही साथ में हम साइंस एंड टेक को अवॉइड नहीं कर सकते कि जो है जो अवेयरनेस है फार्मर्स के अंदर ना वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि जागरूकता में कमी है टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग होती है ना, कम फर्टिलाइज़र से या फिर नैनो फर्टिलाइज़र का यूसेज होता है, तो वो जो है अभी भी नई फार्मिंग टेक्निक्स को अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, और उनकी उपज जो है उसमें सुधार नहीं हुआ है, ठीक है।
तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है भारत के अंदर, वो देखो जो सीमांत किसान होते हैं, छोटे और सीमांत, जैसे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, उनके पास जो एक्सेस होता है ना, वो इनपुट और जो है रिसोर्सेज का एक्सेस बहुत कम होता है, ठीक है, यानी कि संसाधन का और इनपुट का बहुत कम एक्सेस होता है, पहुंच कम होती है, जिससे उनके लिए बाज़ार में बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, है ना, वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाते हैं, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड उनको नहीं मिलता है। फिर चुनौतियां देखते हैं कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की नीतियां देखते हैं कि क्या क्या नीतियां हैं, जैसे कि हम इनकम सपोर्ट और सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की बात करेंगे, यानी सामाजिक सुरक्षा नीतियों की, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें कि 6,000 पर ईयर उनको मिलेगा, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत, और इनकी जो इनकम स्टेबिलिटी है वो भी इससे कम होगी, है ना, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। फिर है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसमें 60 साल के बाद 3,000 प्रति मंथ जो है पेंशन दिया जाता है, और वृद्ध किसानों की सामाजिक सुरक्षा की बात होती है, और जोखिम प्रबंधन व बीमा नीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई, और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लेम सेटलमेंट होते हैं, जैसे कि ड्रोन हो गया, सैटेलाइट्स हो गई, है ना, और जो वेदर बेस्ड फोरकास्टिंग सिस्टम होता है, क्रॉप इंश्योरेंस सिस्टम होता है, और जो वेदर बेस्ड रिस्क कवरेज होता है, वो सारे होते हैं। फिर हम बात करेंगे सिंचाई एवं जल प्रबंधन नीतियों की, ठीक है, तो सिंचाई एवं जल प्रबंधन नीतियाँ कौन कौन सी हैं? एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, इसमें है हर बूंद अधिक फसल, ठीक है, यानी कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप। फिर है माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप स्प्रिंकलर, ये सब सिस्टम। फिर अटल भूजल योजना की हम बात करेंगे, जिसमें जो सामुदायिक भूजल प्रबंधन होता है वो किया जाता है, यानी कि कम्युनिटी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाता है, वाटर बजटिंग की जाती है, जल बजटिंग की जाती है। और फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, यानी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि एग्री स्टैक हो गया, फसल डेटा प्लेटफॉर्म हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना हो गई, ठीक है। अब सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, और मतलब इसमें सॉइल बेस्ड फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, और ड्रोन पॉलिसी हो गई, है ना, तो यहाँ पे आप ड्रोन दीदी वाला जो कार्यक्रम है उसकी भी आप बात कर सकते हो। और कुछ स्टार्टअप थे एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड स्टार्टअप्स, उनकी भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे कैसे, चैलेंजेस बताए, स्कीम्स बताए। अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे कि देखो, जो इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो बहुत इम्पैक्ट हो रही है। हालांकि जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी पॉलिसीज़ को भी लेके आए हैं, बहुत सारी नीतियों को भी लागू किया है, और इन नीतियों के माध्यम से क्या हो रहा है कि इनके पास पोटेंशियल है टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो मतलब एड्रेस होने की ज़रूरत है ना, ताकि इनका जो सुचारू रूप से इनका संचालन हो पाए, यानी कि इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो विज़न है उसको पूरी तरह से रीप करने के लिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको कोलैबोरेशन बढ़ाना होगा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, फार्मर्स में, साथ में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। इनके माध्यम से हम जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड क्या है कि देखो, पशुपालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास को उल्लेखनीय गति दी जा सकती है। तो इसमें पशुपालन की बात हुई है, और ग्रामीण विकास में पशुपालन के महत्व को स्पष्ट करते हुए सुझाव देना है कि इस क्षेत्र को किस प्रकार का बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरीके से हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे कि देखो, जो एनिमल हस्बेंड्री है यानी पशुपालन है, वो कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है, ठीक है, यानी सब सेक्टर है, जो कि स्टेबल इनकम, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट जो है लैंडलेस और स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी एक पार्ट है। और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% एग्रीकल्चरल ग्रॉस वैल्यू एडेड का है जो कंट्रीब्यूट करता है, और मेकिंग इट अ पावरफुल टूल फॉर
ग्रामीण विकास का सशक्त साधन बन सकता है। अब मेन बॉडी में देखो, पहला है ग्रामीण विकास में पशुपालन का व्यापक महत्व, ठीक है। तो क्या महत्व है एनिमल हस्बेंड्री का रूरल डेवलपमेंट में? तो देखो, पहली चीज़ तो आय स्थिरता यानी इनकम स्टेबलाइजेशन होगा। जो फार्मर है वो अपने ही डेट ट्रैप में नहीं फंसेगा और पॉवर्टी साइकिल से बाहर निकल पाएगा, उसका रिस्क रिडक्शन होगा, है ना। साथ में उसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होगी वो भी बढ़ेगी, है ना। देखिए, दुग्ध अंडा मांस से नियमित नगद प्रवाह होगा, ठीक है। अल्टरनेटिव इनकम हो जाएगी उसकी, अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो एक तरह से रिस्क रिडक्शन होगा। और छोटे व सीमांत किसानों के लिए जो है कम पूंजी में अधिक लाभ मिलेगा उनको, ठीक है। फिर हम एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे कि जैसे डेयरी हो गया, है ना, पोल्ट्री हो गया, बकरी भेड़ पालन में भी वर्ष भर रोजगार रहता है, ठीक है। और ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार का अवसर, यानी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ से प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। अपनी डेयरी फार्मिंग कर सकते हो और जो एनिमल वेस्ट MSME होता है उसका भी विकास कर सकते हो, ठीक है। फिर है थर्ड पॉइंट है कि महिला सशक्तिकरण भी इससे होता है, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम जो है जो वुमेन है ना, उनकी मेजॉरिटी है, ठीक है। तो ऐसे में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसके माध्यम से जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है और SC ST और भूमिहीन जो वर्ग हैं उनकी इनकम बढ़ सकती है, ठीक है। और निर्णय निर्माण में यानी डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की भूमिका जो है वो मजबूत होगी। साथ ही में पोषण एवं मानव विकास की हम बात कर सकते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो दूध अंडे से प्रोटीन व सूक्ष्म पोषक तत्व मिलेगा, ठीक है, जो अभी हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। फिर बच्चों व महिलाओं में कुपोषण और अनीमिया जैसी बीमारियों में कमी आएगी और पोषण सुरक्षा के SDG से प्रत्यक्ष जुड़ाव होगा, गुड हेल्थ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप SDG मेंशन करोगे। फिर पर्यावरणीय एवं सतत लाभ, यानी हम इन्वायरमेंटल बेनिफिट को बताएंगे, कैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बायोगैस, है ना, क्रॉप रेजिड्यू कम होंगे, पोल्यूशन कम होगा, नेचुरल फार्मिंग करेंगे, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी, है ना। फिर है पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु सुझाव, यानी कि हम कैसे कैसे पशुपालन को बढ़ा सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, उसके बारे में सुझाव देना है। सबसे पहले देखो, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, ठीक है, और हमें ब्रीड का इम्प्रूवमेंट करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे जोर देना होगा, सेक्स सॉर्टेड सीमेन पे ध्यान देना होगा, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन करना होगा, यानी कि जो इंडिजिनस ब्रीड है ना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो ब्रीड स्पेसिफिक रीजनल प्लानिंग, यानी कि नस्ल जो है विशिष्ट क्षेत्रीय योजना बनानी होगी, ठीक है। फिर है पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण, यानी कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, जिसमें फुट एंड माउथ डिसीज़ हो गया और ब्रूसेलोसिस, इस दोनों को टारगेट करता है। फिर मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक्स हैं, ठीक है। अभी आप एग्जांपल के लिए किसी स्टेट का देना है तो आप बिहार का भी दे सकते हो कि मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक्स खोले गए हैं अभी रिसेंटली वहाँ पे, और टेलीवेट सर्विसेज होती हैं, टेलीमेडिसिन की बात करोगे। फिर रेगुलर वैक्सीनेशन, है ना। फिर फॉडर की बात हम करेंगे, यानी कि फॉडर एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो कैसे होगा? हरे चारे का क्षेत्र विस्तार करेंगे, यानी कि ग्रीन फॉडर एरिया को एक्सपैंड करेंगे, है ना। और जो साइलोज होते हैं और टोटल मिक्स्ड राशन होता है, इसको बढ़ाना है। जो चारा बैंक होता है ना और फीड प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। फिर है बाजार मूल्य श्रृंखला एवं प्रसंस्करण, यानी कि मार्केट वैल्यू चेन एंड प्रोसेसिंग। इसमें क्या होगा? जो डेयरी कोऑपरेटिव्स होती हैं और एनिमल हस्बेंड्री FPOs होते हैं, उस पर ध्यान देना है। कोल्ड चेन, दूध प्रसंस्करण व ब्रीडिंग, है ना, यानी कि कोल्ड चेन जो होगा, और मिल्क प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग, इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और मूल्य संवर्धन, यानी कि वैल्यू एडिशन हमें करना होगा, ठीक है। दूध का वैल्यू जितना है पनीर का उससे ज़्यादा है, दही का, घी का, है ना। और रेडी टू ईट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर हमें ध्यान देने होंगे। फिर हम फाइनेंस की बात करेंगे, यानी फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इसमें KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, उसके पशुपालन सस्ती ऋण सुविधा मिलेगी, है ना। एनिमल हस्बेंड्री को भी वो इंक्लूड करता है अब। और लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस को विस्तार करना, स्टार्टअप इंडिया एवं MSME से लिंकेज करना। डिजिटल और कौशल एवं नवाचार में देखो गोपाला हो गया, डिजिटल पशु डेटाबेस, है ना, और AI और IoT आधारित पशु निगरानी, है ना। तो ये सब पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट। फिर हम इसको कंक्लूड कर देंगे
कि देखो जो एनिमल हस्बेंड्री होती है वो डायरेक्टली लिंक्ड है किस चीज़ से, SDG 1 से यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन से, SDG 2 से यानी ज़ीरो हंगर से, SDG 5 यानी वुमेन को एम्पावर कर रहा है, SDG 8 यानी डिग्निफाइड या डिसेंट वर्क जो होता है, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट उसकी बात करता है। और साथ ही में जो है इकोनॉमिक सर्वे अभी हमने बताया कि लाइफ स्टॉक जो है एग्रीकल्चर जीवीए में 30% जो है वो योगदान करता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ये स्टेबल इनकम सोर्स हो जाता है फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और देखो नीति आयोग जो है इसको कंसिडर करती है एज अ नीति आयोग इसको कंसिडर करती है एज अ की ड्राइवर, है ना, कि ये की ड्राइवर है, प्रमुख चालक मानता है नीति आयोग इसको रूरल जो है सेक्टर का, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ में हम यहाँ पे लाइफ स्टॉक लेड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। फिर आ जाता है क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 बोलता है कि कृषि उपज के उत्पादन और विपणन में ई प्रौद्योगिकी किसानों की किस प्रकार सहायता करती है। यानी कि जो ई टेक्नोलॉजी होती है वो कैसे असिस्ट करती है फार्मर्स को, ठीक है, प्रोडक्शन में और मार्केटिंग में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका मॉडल आंसर क्या है। तो देखो जो ई टेक्नोलॉजी होती है ना, जैसे कि इंटरनेट हो गया, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हो गई, तो ये ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है, इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए, यानी कि स्ट्रेंथन करने के लिए। और ये जो सेक्टर है ना ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फूड सिक्योरिटी हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया और पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ये सब कुछ ना डायरेक्टली लिंक्ड होता है, ठीक है। गरीबी को कम करना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, सतत विकास की जो विजन है इसको एनविजन करना, और साथ ही में इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो हम उसकी बात करेंगे। फिर यहाँ पे आप ये डायग्राम डाल सकते हो, डायग्राम आप हर जगह थोड़ा थोड़ा एक नई नई इनोवेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि ई टेक्नोलॉजी हो गया, तो कल्टीवेशन, पॉलिसीज, सस्टेनेबिलिटी, मार्केटिंग, मॉनिटरिंग, इक्विटेबिलिटी, ठीक है। ई टेक्नोलॉजी तो ये क्या होगा, इससे आइडेंटिफाई करना है फार्मर्स को, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, मार्केट इंटेलिजेंस करनी होगी, ऑप्टिमल मोनेटाइजेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट, सपोर्ट, प्रोडक्टिविटी। 4 चीज़ें भी याद आ जाएंगी तो आप एक अच्छा डायग्राम बना सकते हो। फिर हम देखेंगे कि जो कृषि उत्पादन होती है उसके अंदर जो ई टेक्नोलॉजी होती है यानी कि ई प्रौद्योगिकी होती है किसानों की किस प्रकार से सहायता करती है। तो सबसे पहला हो गया सटीक कृषि यानी प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो देखो ये ना जो एक जॉन डीरे करके एक कंपनी है, मतलब ये विकसित करती है जीपीएस टेक्निक, जैसे कि जैसी ई टेक बीज बोने और कटाई जैसी कृषि गतिविधियों में सटीकता बढ़ाता है ना, तो ये सब का इस्तेमाल करना होगा हमें, ठीक है। मौसम पूर्वानुमान और फसल निगरानी यानी वेदर फोरकास्टिंग करनी होगी, ठीक है, और क्रॉप मॉनिटरिंग करनी होगी। कृषि संबंधी सहायक सामग्री यानी कि जो ई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं फार्मर्स और एग्रीकल्चर जो इनपुट्स को सप्लाई करते हैं, है ना, जैसे सीड हो गया, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, है ना, जैसे कि SBI योनो कृषि ऐप एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। फिर है जलवायु अनुकूल कृषि यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको यूज़ करने हैं। तो देखो जैसे IBM हो गया, है ना, इसकी वेदर कंपनी क्या करती है कि प्रोवाइड करती है रियल टाइम वेदर इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप मिशन मौसम जो होता है ना, इसका भी मिशन मौसम का भी जिक्र कर सकते हो, जिससे किसानों को परिचालन की योजना बनाने और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए मदद मिलती है। फिर है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, और डाटा ड्रिवन इनसाइट्स। तो इसमें ना जैसे प्रोजेक्ट चमन हो गया इसरो का हॉर्टिकल्चर के लिए, है ना, तो उसका भी आप जिक्र कर सकते हो। साथ ही में जैसे इसरो, इसमें बताया भी गया है कि इसरो जो है कंडक्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप हेल्थ, और साथ ही साथ में जिससे जो कीटों का शीघ्र पता लग जाता है और सटीक उपज पूर्वानुमान में सहायता मिलती है, ठीक है। साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट का फार्म बीट एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल नोट करने हैं। जैसे प्रोजेक्ट डेटा विश्लेषण से उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे सोच समझकर निर्णय लेने में सुविधा होती है, ठीक है। फिर ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और रोग निगरानी पे हम बात करें, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसीज़ मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर जैसे समाधान कृषि आपूर्ति श्रृंखला में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है, यानी कि जो जैसे एग्री लेजर जो है ना,
इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी जो सप्लाई चेन होगा उसके अंदर इंश्योर होती है। साथ ही में जो फार्मर्स होते हैं उनको फेयर कंपनसेशन मिल रहा है या नहीं, यानी कि जो मुआवजा है उचित वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर है ऐप्स जैसे कि प्लांटिक्स हो गए, है ना, इस तरह के ऐप्स हैं जिससे किसानों को प्रभावित फसलों की तस्वीरें अपलोड करके उनको पता चल जाएगा और रोग को नियंत्रण करने की विशेषज्ञ सलाह भी मिलेगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। फिर है कृषि मशीनरी यानी कि एग्रीकल्चर मशीनरी। यहाँ पे ना आप मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की भी बात करोगे, जैसे कि फार्म्स ऐप है ना, और गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देता है कस्टम हायरिंग सेंटर सेटअप करने के लिए 80%, तो वो सब चीज़ें भी मेंशन करनी है। ई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है किसानों को कृषि मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं से भी जोड़ता है, जिससे वे उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण किराए पर ले सकते हैं। यही मैं बात कर रही हूँ। जैसे महिंद्रा का ट्रिगो है ना, एक उदाहरण है। फार्म्स ऐप भी दोगे, कस्टम हायरिंग सेंटर का एग्जाम्पल दोगे। अब देखो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जैसे जो ई टेक्नोलॉजी है यानी कि ई प्रौद्योगिकी है, इससे ना जो किसान है उसकी मार्केटिंग, अगर वो मार्केटिंग करना चाह रहे हैं मार्केट एक्सेस के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए उनको क्या क्या मदद मिल रही है, ठीक है, कैसे वो असिस्ट कर रहा है। सबसे पहले देखो बहुत ही ऑब्वियस है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उनके लिंकेज बढ़ना, जैसे कि वो अपना जो प्रोड्यूस है वो सेल कर सकते हैं डायरेक्टली कंज्यूमर्स को, है ना। उनकी जो रिलायंस होगी, वो जो बिचौलिए होते हैं यानी इंटरमीडियरीज होते हैं, उनसे वो बच पाएंगे। और जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि अमेज़ॉन सहेली, फ्लिपकार्ट स्मार्ट, है ना, तो ये सब आपको याद रखने हैं। सेकंड पॉइंट है बाज़ार संबंधी जानकारी यानी मार्केट की इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि उनको मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रियल टाइम प्राइजेस मिलेंगे, है ना, यानी कि जो वास्तविक समय में जो प्राइजेस चल रहे हैं और जो डिमांड के ट्रेंड्स हैं वो फार्मर्स को हेल्प कर सकती है इस बारे में जानने के कि कौन सा क्रॉप यानी कि फसलों का कौन सा चयन किया जाए, बिक्री के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, ठीक है। और एग्जांपल है जैसे किसान सुविधा और एग मार्केट पोर्टल, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा कि जैसे कि इन्वेंट्री ट्रैकिंग हो गई, है ना, डिमांड फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो बोलता है कि जो फूड वेस्ट है वो रिड्यूस किया जा सकता है 50% तक अगर आप ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो, ठीक है, तो 50% तक इसको कम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आईटीसी जैसी कंपनियों ने पिछले 2 दशकों में सीधे खेतों से खरीद के लिए अपने ई चौपाल नेटवर्क का भी लाभ उठाया है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का। तो उत्पाद पैकेजिंग पर क्यूआर कोड पारदर्शिता प्रदान करते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं ना उसकी वजह से उसका विश्वास भी बढ़ता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है नीमराणा में, जहाँ क्यूआर कोड्स जहाँ यूज़ किए जाते थे ना प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए रूरल एरियाज़ में, तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकली एम्पावर हो गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। साथ ही में हम ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या एफर्ट्स किए हैं टू प्रमोट ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हम पहले इसमें नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर को तो मेंशन करना ही है, ठीक है, इसको तो मेंशन करना ही है। जैसे कि ये फंड करेगा कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को, जैसे कि एआई हो गया, है ना, ब्लॉकचेन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन हो गया। और फिर हम मैकेनाइजेशन की बात करेंगे, जैसे स्माम हो गया, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तो ये प्रमोट करने के लिए है एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन और कस्टम हायरिंग सेंटर को, जो अभी हम बात कर रहे थे। फिर हम ई नैम की बात करेंगे जो कि मार्केट एक्सेस को बढ़ाएगा, है ना, और सारी मंडीज़ को जो है सिंकअप करेगा। फिर है पीएम किसान स्कीम, ठीक है, जो है डायरेक्टली उससे जो एलिजिबल फार्मर्स होंगे डीबीटी के थ्रू उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे, तो उनको वो उनकी इनकम स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। फिर है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम, है ना, एग मार्कनेट जिसके भी बात की थी, ये भी जो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसको हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि देखो ई टेक्नोलॉजी जो है यानी ई प्रौद्योगिकी है, इसने जो है कृषि में क्रांति ला दी है, यानी कि रेवोल्यूशनलाइज किया है, और इसकी वजह से प्रोडक्शन में यानी उत्पादकता में और मार्केटिंग में, है ना, दोनों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी गई है। और जो एजुकेटिंग फार्मर्स होते हैं, मतलब जो फार्मर्स हैं अगर उनको एजुकेट करें डिजिटल स्किल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए, इसके बेनिफिट को। तो आप इस तरीके से आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, डायग्राम करना है, ठीक है। तो हमारे 4 क्वेश्चंस ये डिस्कस हो जाते हैं।